आज 3 साल गुजर गए। शाम का वक्त था। मैं यूनिवर्सिटी हॉल से खुश खुश चला आ रहा था। मेरे सधा दोस्त मुझे मुबारकबाद दे रहे थे। फरते मुसर्रत से मेरी बातें खिली जाती थीं। मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी आरज़ू कि मैं एमए पास हो जाऊं पूरी हो गई थी, और ऐसी खूबी से जिनकी मुझको उम्मीद ना थी। मेरा नंबर अव्वल था। वाइस चांसलर साहब ने खुद मुझसे हाथ में लाया था और मुस्कुराकर फरमाया था कि खुदा तुम्हें आला कामों की तौफीक दे। मेरी खुशी की कोई इंतहा ना थी। मैं नौजवान था, शकील था, तंदुरुस्त था। मालो ज़र की ना मुझे ख्वाहिश और ना कुछ कमी थी। वालिदैन बहुत कुछ छोड़ गए थे। दुनिया में सच्ची खुशी मुयस्सर होने के लिए जिन असबाब की जरूरत थी वो सब मुझे हासिल थे, और सबसे बढ़कर पहलू में एक हौसलामंद दिल था जो नामो नमूद हासिल करने के लिए बेकरार हो रहा था। घर पर आया, अहबाब ने यहाँ भी पीछा ना छोड़ा। दावत की ठहरी। दोस्तों की खातिर मदारात में 12 बज गए। लेटा तो बेख्तियार ख्याल मिस लैलावती की तरफ जा पहुंचा, जो मेरे पड़ोस में रहती थी और जिसने मेरे साथ बीए का डिप्लोमा हासिल किया था। खुशकिस्मत होगा वो शख्स जो मिस लैला को ब्याएगा। कैसी हसीन है, कैसी खुश मिजाज है। मैं कभी कभी इसके यहाँ प्रोफेसर साहब से फलसफा में मदद लेने के लिए जाया करता था। वो दिन मुबारक होता था जब प्रोफेसर साहब घर पर ना मिलते थे। मिस लैला मेरे साथ बड़े तपाक से पेश आती और मुझे ऐसा मालूम होता था कि मैं हजरत मसीह की पनाह में आ जाऊं तो इसे मुझे अपनी शोहरी में कबूल करने से इनकार ना होगा। वो शीली बायरन और केट की आशिक थी और मेरा मजाक भी बिल्कुल इसके हमरंग था। जब हम तन्हा होते तो अक्सर मोहब्बत पर बहस करने लगते, और इसके मुंह से जज्बा आमेज बातें सुनकर मेरे दिल में गुदगुदी पैदा होने लगती थी। मगर अफसोस, मैं अपना मालिक ना था। मेरी शादी एक मोअज़्ज़ज़ घराने में कर दी गई थी, और अगरचा मैं अभी तक अपनी बीवी की सूरत से भी आशना ना था, मगर मुझे बजाय शक के यकीन कामिल था कि मुझे इसकी सोहबत में वो लुत्फ नहीं आ सकता जो मिस लैला की सोहबत में मुमकिन है। शादी हुए 2 साल हो चुके थे, मगर इसने मेरे पास एक खत भी ना लिखा था। मैंने 2-3 खत लिखे भी, मगर किसी का जवाब ना मिला। इससे ये मुझे शक हो गया कि इसकी तालीम भी वाजिबी ही वाजिबी है। आह, क्या मैं इस लड़की के साथ जिंदगी बसर करने पर मजबूर होऊंगा? इसी सवाल ने मेरे इन तमाम हवाई किलों को ढा दिया जो मैंने अभी अभी बनाए थे। क्या मैं मिस लैला से हमेशा के लिए हाथ धो लूं? नामुमकिन है। मैं कमदनी को छोड़ दूंगा। मैं अपने यगानों से नाता तोड़ लूंगा। मैं रुसवा होऊंगा, खवार होऊंगा, मगर मिस लैला को जरूर अपना शरीके हाल बनाऊंगा। इन्हीं ख्यालात से मुयस्सर होकर मैंने अपनी डायरी लिखी और इसे मेज पर खुला छोड़कर बिस्तर पर लेट रहा और सोचते सोचते सो गया। सवेरे उठकर देखता हूँ तो बाबू निरंजन दास मेरे सामने कुर्सी पर बैठे हैं। इनके हाथ में डायरी थी जिसे वो बगौर पढ़ रहे थे। इन्हें देखते ही मैं फर्त शौक से लिपट गया। अफसोस, अब इस फरिश्ता सिफ्त नौजवान की सूरत देखनी ना नसीब होगी। बेहंगाम मौत ने अब हमसे हमेशा के लिए जुदा कर दी। वो कमदनी के हकीकी भाई थे, निहायत वजिया और शकील और हंसमुख। सन मुझसे 2-4 साल ही ज्यादा था। अच्छे ओहदा पर मुमताज था। कुछ दिनों से इसी शहर में तब्दील होकर आ गए थे। मेरी और इनकी गाढ़ी दोस्ती हो गई थी। मैंने पूछा, क्या तुमने मेरी डायरी पढ़ ली? निरंजन, हाँ। मैं, मगर कमदनी से कुछ ना कहना। निरंजन, बहुत अच्छा, ना कहूंगा। मैं, इस वक्त किस सोच में हो? मेरा डिप्लोमा देखा? निरंजन, घर से खत आया, वालिद बीमार हैं, 2-3 दिन में जाने वाला हूँ। मैं, शौक से जाइए, ईश्वर इन्हें जल्द सेहत बख्शे। निरंजन, तुम भी चलोगे? ना मालूम कैसा पड़े कैसा ना पड़े। मैं, मुझे तो इस वक्त मुआफ ही रखो। निरंजन दास ये कहकर चले गए। मैंने हजामत दुरुस्त करके कपड़े बदले और मिस लैलावती से मिलने के इश्तियाक में चला। वहां जाकर देखा तो कफल पड़ा हुआ है। मालूम हुआ कि मिस साहिबा की तबीयत 2-3 दिन से खराब। तब्दील आबो हवा के लिए
नैनीताल चली गई है। अफसोस, मैं हाथ मल कर रह गया। क्या लैला मुझसे नाराज थी? इसने मुझे क्यों इतला नहीं दी? लैला, क्या तू बेवफा है? तुझसे बेवफाई की उम्मीद ना थी। फौरन मुयस्सम इरादा कर लिया कि आज डाक से नैनीताल चल दूं। मगर घर आया तो लैला का खत मिला। कांपते हुए हाथों से खोला। लिखा था, मैं बीमार हूँ, मेरे जीने की कोई उम्मीद नहीं है। डॉक्टर कहते हैं कि प्लेग हुआ। जब तक तुम आओगे गालिबन मेरा किस्सा तमाम हो जाएगा। आखिरी वक्त तुमसे ना मिलने का सख्त सदमा है। मेरी याद दिल में कायम रखना। मुझे सख्त अफसोस है कि तुमसे मिलकर नहीं आई। मेरा कसूर मुआफ करना और अपनी बदकिस्मत लैला को भुला मत देना। खत मेरे हाथ से छूट कर गिर पड़ा। दुनिया आंखों में तारीक हो गई। मुंह से एक सर्द आह निकली। बिला एक लम्हा जाया किए हुए मैंने बिस्तर बांधा और नैनीताल चलने के लिए तैयार हो गया। घर से निकला ही था कि प्रोफेसर बोस से मुलाकात हो गई। कॉलेज से चले आ रहे थे। चेहरा मगमूम था। मुझे देखकर उन्होंने जेब से एक तार निकालकर मेरे सामने फेंक दिया। मेरा कलेजा धक से हो गया। आंखों में अंधेरा छा गया। तार कौन उठाता है? और हाय करके बैठ गया। लैला तो इतनी जल्द मुझसे जुदा हो गई। मैं रोता हुआ घर आया और चारपाई पर मुंह ढांप कर खूब रोया। नैनीताल जाने का इरादा धरा का धरा रह गया। 10-12 दिन तक मैं वहशत के आलम में इधर उधर घूमता रहा। दोस्तों की सलाह हुई कि चंद रोज के लिए कहीं घूमने चले जाओ। मेरे दिल में भी ये बात जम गई। निकल खड़ा हुआ और 2 महीने तक विंध्याचल, पार्श्वनाथ वगैरह पहाड़ियों में सरगर्दा फिरता रहा। बारे नए नए मुकामात और मनाजिर की सैर से तबीयत को जरा तस्कीन हुई। मैं आबू में था जब मेरे नाम तार पहुंचा कि कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसरी पर नामजद किया गया हूँ। जी तो ना चाहता था कि इस शहर में फिर आऊं, मगर प्रिंसिपल के खत ने मुझे मजबूर कर दिया। नाचार लौटा और अपने फराइज अंजाम देने लगा। जिंदा दिली नाम को ना बाकी रही थी। दोस्तों की सोहबत से भागता और हंसी मजाक से तबीयत नफूर होती। एक रोज शाम के वक्त मैं अपने अंधेरे कमरे में लेटा हुआ आलम ख्याल की सैर कर रहा था कि सामने वाले मकान से गाने की आवाज आई। आह, क्या आवाज थी! तीर की तरह दिल में चुभी जाती थी। इस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि नगमों में क्या असर है। तमाम रोंगटे खड़े हो गए। कलेजा महसूसने लगा और दिल पर एक अजीब हसरतनाक कैफियत तारी हुई। आंखों से आंसू बहने लगे। हाय, ये लैला का प्यारा गीत था। पिया मिलन है कठिन बावरी, मुझसे जब्त ना हो सका। मैं एक वहशत के आलम में उठा और जाकर सामने वाले मकान का दरवाजा खटखटाया। मुझे इस वक्त ये तमीज ना थी कि एक अजनबी आदमी के मकान पर आ खड़े हो जाना और इसके खलबत में मखल होना इंतहा दर्जे की बदतहजीबी है। एक बुढ़िया ने दरवाजा खोल दिया और मुझे खड़े देखकर लपकी हुई अंदर गई। मैं भी इसके साथ चला गया। दहलीज तय करते ही एक वसी कमरे में पहुंचा। इस पर एक सफेद फर्श बिछा हुआ था। गाव तकिए भी रखे हुए थे। दीवारों पर खूबसूरत तस्वीर आवेजा थी और एक 16-17 साल का सब्जा आगाज नौजवान मसंद के करीब बैठा हुआ हारमोनियम पर गा रहा था। मैं कसम खा सकता हूँ कि ऐसा वजिया नौजवान मेरी नजरों से कभी नहीं गुजरा। वज़ा व कता से सिख मालूम होता था। मुझे देखते ही चौंक पड़ा और हारमोनियम छोड़कर खड़ा हो गया। शर्म से सर झुका लिया और कुछ घबराया हुआ सा नजर आने लगा। मैंने कहा, माफ कीजिएगा, मैंने आपको बड़ी तकलीफ दी। आप इस फन के उस्ताद मालूम होते हैं। खसूसन जो चीज अभी आप गा रहे थे वो मुझे पसंद है। नौजवान ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ देखा और फिर सर नीचे कर लिया और होठों में कुछ अपनी बदमश्की का इजहार किया। नौजवान से मैंने फिर पूछा, आप यहाँ कब मुकीम हैं? नौजवान, 3 महीने के करीब होता है। मैं, असम शरीफ? नौजवान, मुझे मेहर सिंह कहते हैं। मैं बैठ गया और गुस्ताखाना बेतकल्लुफी से मेहर सिंह का हाथ पकड़कर बिठा दिया और फिर मुआजरत मांगी। इस वक्त की गुफ्तगू से मालूम हुआ कि वो पंजाब का बाशिंदा है।
اور یہاں پڑھنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ میں بیٹھ گیا اور گستاخانہ بے تکلفی سے مہر سنگھ کا ہاتھ پکڑ کر بٹھا دیا اور پھر معذرت مانگی۔ اس وقت کی گفتگو سے معلوم ہوا کہ وہ پنجاب کا باشندہ ہے اور یہاں پڑھنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ شاید ڈاکٹروں نے صلاح دی تھی کہ پنجاب کی آب و ہوا اس کے لیے موافق نہیں ہے۔ میں دل میں تو جھیپا کہ ایک اسکول کے لڑکے کے ساتھ بیٹھ کر ایسی بے تکلفی سے باتیں کر رہا ہوں، مگر نغمے کے اشتیاق نے اس خیال کو رہنے نہ دیا۔ رسمی تعارف کے بعد میں نے پھر التجا کی کہ وہی چیز چھیڑیے۔ مہر سنگھ نے آنکھیں نیچی کر کے جواب دیا، میں ابھی بالکل نومشق ہوں۔ میں، یہ تو آپ ہی اپنی زبان کہیے۔ مہر سنگھ جھیپتے ہوئے، آپ کچھ فرمائیں، ہارمونیم حاضر ہے۔ میں اس فن سے متعلق بے بہر ہوں، ورنہ آپ کی فرمائش کی ضرور تعمیل کرتا۔ اس کے بعد میں نے ہر چند اصرار کیا مگر مہر سنگھ جھپتا ہی رہا۔ مجھے خلقتاً تکلیف سے نفرت ہے، حالانکہ اس وقت مجھے ترش ہونے کا کوئی حق نہ تھا، مگر جب میں نے دیکھا کہ یہ کسی طرح نہ مانے گا تو ذرا رکھائی سے بولا، خیر جانے دیجیے، مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ کا بہت وقت ضائع کیا، معاف کیجیے۔ یہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میری رونی صورت دیکھ کر شاید مہر سنگھ کو اس وقت رحم آ گیا۔ اس نے جھیپتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، آپ تو ناراض ہوئے جاتے ہیں۔ مجھے آپ سے ناراض ہونے کا کوئی حق نہیں۔ مہر سنگھ، اچھا بیٹھ جائیے، میں آپ کی فرمائش کی تعمیل کروں گا، مگر میں ابھی بالکل نومشق ہوں۔ میں بیٹھ گیا اور مہر سنگھ نے ہارمونیم پر وہی گیت الاپنا شروع کیا۔ پیا ملن ہے کٹھن باوری، کیسی سریلی تان تھی، کیسی دلکش آواز، کیسا بے چین کرنے والا جذبہ، اس کے گلے میں وہ رس تھا جس کا بیان نہیں ہو سکتا۔ میں نے دیکھا کہ گاتے گاتے خود اس کی آنکھوں سے آنسو بھر آئے۔ مجھ پر اس وقت ایک دل پسند خواب کسی کیفیت طاری تھی، ایک نہایت شیریں، نازک، دردناک مگر ناقابل بیان اثر دل پر ہو رہا تھا۔ ایک پرفضا سبزہ زار کا نقشہ آنکھوں کے سامنے کھینچ گیا، اور لیلا، پیاری لیلا، سبزہ زار پر بیٹھی ہوئی میری طرف حسرت ناک نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے ایک لمبی آہ بھری اور بلا کچھ کہے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس وقت مہر سنگھ نے میری طرف تاکا، اس کی آنکھوں میں موتی کے قطرے ڈبڈبائے ہوئے تھے، اور بولا، کبھی کبھی تشریف لایا کیجیے۔ میں نے صرف اتنا جواب دیا، میں آپ کا بہت مشکور ہوا۔ رفتہ رفتہ میری یہ حالت ہو گئی کہ جب تک مہر سنگھ کے یہاں جا کر دو چار نغمے نہ سن لوں، جی کو چین نہ آتا۔ شام ہوئی اور میں جا پہنچا۔ کچھ دیر تک نغمہ سرائیوں کی بہار لوٹتا اور تب اسے پڑھاتا۔ ایسے ذہین اور سمجھدار لڑکے کو پڑھانے میں مجھے خاص مزہ آتا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ میری ایک ایک بات اس کے دل پر نقش ہو رہی ہے۔ جب تک میں پڑھاتا وہ ہماتن گوش بنا بیٹھا رہتا، جب اسے دیکھتا پڑھنے لکھنے میں محو پات۔ سال بھر میں اپنے ذہن خداداد کی بدولت اس نے انگریزی میں اچھی استعداد حاصل کر لی، معمولی چٹھیاں لکھنے لگا، اور دوسرا سال گزرتے گزرتے وہ اپنے اسکول کے کل طلباء سے بازی لے گیا۔ جتنے مدرس تھے سب اس کی ذکاوت پر اش اش کرتے، اور سیدھا نیک چال چلن ایسا کہ کبھی جھوٹ موٹ بھی کسی نے اس کی شکایت نہیں کی۔ وہ سارے اسکول کی امید اور رونق تھا، لیکن باوجود سکھ ہونے کے اسے کھیل کود سے رغبت نہ تھی۔ میں نے اسے کبھی کرکٹ میں نہیں دیکھا۔ شام ہوتے ہی سیدھا گھر چلا آتا اور نوشت و خوان میں مصروف ہو جاتا۔ میں رفتہ رفتہ اس سے ایسا مانوس ہو گیا کہ بجائے شاگرد کے دوست سمجھنے لگا۔ سن کے لحاظ سے اس کی سمجھ حیرت انگیز تھی۔ دیکھنے میں 16-17 سال سے زائد نہ معلوم ہوتا، مگر جب کبھی میں روانی میں آ کر دقیق شاعرانہ خیالات اور نازک جذبات کی اس کے سامنے تشریح کرتا تو مجھے اس کے بشرے سے ایسا معلوم ہوتا کہ وہ ایک ایک نقطے کو سمجھ رہا ہے۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا، مہر سنگھ، تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ مہر سنگھ نے شرما کر جواب دیا، ابھی نہیں۔ تمہیں کیسی عورت پسند ہے؟ مہر سنگھ، میں شادی کروں گا ہی نہیں۔ کیوں؟
मेहर सिंह, मुझ जैसे जाहिल मुत्तलिक के साथ शादी करना कोई औरत पसंद ना करेगी। मैं बहुत कम ऐसे नौजवान होंगे जो तुमसे ज्यादा लायक हो या तुमसे ज्यादा समझ रखते हो। मेहर सिंह ने मेरी तरफ हैरत से देखकर कहा, आप दिल लगी करते हैं। मैं दिल लगी नहीं, मैं सच कहता हूँ। मुझे खुद हैरत होती है कि इतने कम दिनों में तुमने इतनी इस्तेदाद क्यों पैदा कर ली। अभी तुम्हें अंग्रेजी शुरू किए हुए 3 बरस से ज्यादा नहीं हुए। मेहर सिंह, क्या मैं किसी तालीम याफ्ता लेडी को खुश रख सकूंगा? मैं जोश से, बेशक गर्मी का मौसम था, मैं हवा खाने शिमला गया हुआ था। मेहर सिंह भी मेरे साथ था। वहां मैं बीमार पड़ा, चेचक निकल आई, तमाम जिस्म में आबले पड़ गए, पुश्त के बल चारपाई पर पड़ा रहता। इस वक्त मेहर सिंह ने मेरे साथ जो एहसानात किए वो मुझे हमेशा याद रहेंगे। डॉक्टरों की सख्त ममानियत थी कि वो मेरे कमरे में न आवे, मगर मेहर सिंह आठों पहर मेरे ही पास बैठा रहता, मुझे खिलाता पिलाता, उठाता बिठाता, रात रात भर चारपाई के करीब बैठकर जागते रहना मेहर सिंह ही का काम था। हकीकी भाई भी इससे ज्यादा खिदमत नहीं कर सकता था। 1 महीना गुजर गया, मेरी हालत रोज बरोज रद्दी होती जाती थी। एक रोज मैंने डॉक्टर को मेहर सिंह से कहते हुए सुना, इनकी हालत नाजुक है, मुझे यकीन हो गया है कि अब ना बचूंगा। मगर मेहर सिंह कुछ ऐसी मुस्तकिल मिजाजी से मेरी तमादारी में मसरूफ था, गोया वो मुझे जबरदस्ती मौत के मुंह से बचाने लगा। एक रोज शाम के वक्त मैं कमरे में लेटा हुआ था कि किसी के सिसकी लेने की आवाज आई। वहां मेहर सिंह और कोई ना था। मैंने पूछा, मेहर सिंह तुम रोते हो? मेहर सिंह ने जब्त करके कहा, नहीं, रोऊं क्यों? और मेरी तरफ बड़ी दर्दमंदाना निगाह से देखा। मैं तुम्हारे सिसकने की आवाज आई। मेहर सिंह, वो कुछ बात ना थी, घर की याद आ गई थी। मैं, सच बोलो। मेहर सिंह की आंखें पुरनम हो गईं। इसने मेज पर से आईना उठाकर मेरे सामने रख दिया। यार नारायण, मैं खुद अपने तई पहचान ना कर सका। चेहरा इस कदर तब्दील हो गया था, रंगत बजाय सुर्ख के स्याह हो रही थी और चेचक के बदनुमा दागों ने सूरत बदल दी थी। अपनी ये हालत जार देखकर मुझसे भी जब्त ना हो सका और आंखें डबडबा गईं। वजह जिस पर मुझे इस कदर नाज था बिल्कुल रुखसत हो गई थी। मैं शिमला से वापस आने की तैयारी कर रहा था। मेहर सिंह इसी रोज मुझसे रुखसत होकर अपने घर चला गया था। मेरी तबीयत बहुत अचाट हो रही थी। असबाब सब बंद चुका था कि एक गाड़ी मेरे दरवाजे पर आकर रुकी और इसमें से कौन उतरा? मिस लैला। मेरी आंखों को एतबार ना हुआ। मैं तहीर होकर ताकने लगा। मिस लैलावती ने आगे बढ़कर मुझे सलाम किया और हाथ मिलाने को बढ़ाया। मैंने इस तरारी तौर पर हाथ को बढ़ा दिया, मगर अभी तक मुझे यकीन नहीं हुआ था कि आया ख्वाब देख रहा हूं या हकीकत है। लैला के रुखसारों पर वो सुर्खी तो ना थी, ना वो चुलबुलापन, बल्कि वो बहुत मुतय्यन और जर्द हो रही थी। आखिर मेरी हैरत कम ना होते देखकर इसने मुस्कुराने की कोशिश करके कहा, तुम कैसे जेंटलमैन हो कि एक शरीफ लड़की को बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं देते। मैंने अंदर से कुर्सी लाकर इसके लिए रख दी, मगर अभी तक यही समझ रहा था कि ख्वाब देख रहा हूँ। लैलावती ने कहा, शायद तुम मुझे भूल गए हो। मैं, भूल तो उम्र भर नहीं सकता, मगर आंखों का एतबार नहीं आता। लैला, तुम तो बिल्कुल पहचाने नहीं जाते। मैं, तुम भी तो वो नहीं रही, मगर आखिर ये राज क्या है? क्या तुम जन्नत से लौट आई? लैला, मैं तो नैनीताल में अपने मामू के यहाँ थी। मैं, और मुझे चिट्ठी किसने लिखी थी और तार किसने दिया था? लैला, मैंने ही। मैं, क्यों? तुमने मुझे ये धोखा क्यों दिया? शायद तुम अंदाजा नहीं कर सकती कि मैंने तुम्हारे मातम में कितनी तकलीफ उठाई है। मुझे इस वक्त एक अनोखा गुस्सा आया। ये फिर मेरे सामने क्यों आ गई? मर गई थी तो मरी रहती। लैला, इसमें मसलहत थी, मगर ये बातें तो फिर होती रहेंगी। आओ इस वक्त तुम्हें अपनी एक लेडी फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराऊं। वो तुम्हारी मुलाकात की बहुत मुश्ताक है। मैंने मुतज्जब होकर पूछा, मेरी मुलाकात की? मगर लैलावती ने इसका कुछ जवाब ना दिया
और मेरा हाथ पकड़कर गाड़ी के सामने ले गई। इसमें एक नाज़ीन हिंदुस्तानी कपड़े पहने बैठी हुई थी। मुझे देखते ही उठ खड़ी हुई और हाथ बढ़ा दिया। मैंने लैला की तरफ मुस्तफसर निगाहों से देखा। लैला, क्या तुमने नहीं पहचाना? मुझे अफसोस है कि मैंने आपको कभी नहीं देखा, और अगर देखा भी हो तो घूंघट की आड़ से क्यों कर पहचान सकता हूँ। लैला, ये तुम्हारी बीवी कुमदनी है। मैंने इस्तजाब के लहजे में कहा। कुमदनी यहाँ? लैला, कुमदनी मुंह खोल दो और अपने प्यारे शौहर का खैर मकदूम करो। कुमदनी ने कांपते हुए हाथों से जरा सा घूंघट उठाया। लैला ने सारा मुंह खोल दिया और ऐसा मालूम हुआ गोया बादल से चांद निकल आया। मुझे ख्याल आया मैंने ये चेहरा शायद कहीं देखा है। कहाँ? आहा, इसकी नाक पर भी तो वही तिल है, उंगली में वही अंगूठी है। लैला, क्या सोचते हो, अब पहचाना? मेरी अकल कुछ काम नहीं करती। यही हुलिया मेरे एक प्यारे दोस्त मेहर सिंह का है। लैला मुस्कुराकर, तुम तो हमेशा निगाह के तेज बनते थे, इतना भी नहीं पहचान सकते? मैं खुशी से फूल उठा। कुमदनी मेहर सिंह के भेस में? मैंने इसी वक्त गले से लगा लिया और खूब दिल खोल कर प्यार किया। इन चंद लम्हों में मुझे जो मुसर्रत हासिल हुई, इसके मुकाबले में जिंदगी भर की खुशियां हिच हैं। हम दोनों हमागोश थे। कुमदनी प्यारी कुमदनी के मुंह से आवाज ना निकलती थी। हाँ, आंखों से अश्क जारी थे। मिस लैला बाहर खड़ी हमदर्दाना निगाहों से ये नजारा देख रही थी। मैंने इसके हाथों को बोसा देकर कहा, प्यारी लैला, तुम सच्ची देवी हो। हम जब तक जिएंगे तुम्हारे ममनूने एहसान रहेंगे। लैला के चेहरे पर एक हल्का सा तबस्सुम दिखाई दिया। बोली, अब तो शायद तुम्हें मेरे मातम का काफी सिला मिल गया।